हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, कैसे भी करूंगी जरूर। मैं इस केस को जरूर लड़ूंगी और जीत कर दिखाऊंगी। अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा करियर, मेरा सपना सब दांव पर लगा है। अगर मैं हार गई तो मेरे साथ साथ वो लोग भी हार जाएंगे जिन्होंने मुझसे उम्मीद लगा रखी है, जो मेरे दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं, और मुझे यकीन है सच और इंसाफ कभी नहीं हार सकता। मधु ने ये बात सुनते हुए कहा, वाह, मान गए प्राची, तुम्हें सच में बहुत अच्छी हो। मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए हो ना तो प्लीज मुझे बताना, मैं सच में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। जरूर, प्राची ने मधु के हाथ से अपना हाथ हटाते हुए कहा। और हाँ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। आयशा ने अभी तुम्हें सारी सच्चाई नहीं बताई है। उसने अभी भी तुम लोगों से एक बात छुपा कर रखी है कि वो भी किसी के साथ मिलकर शीला वाले केस में मिली हुई है। मतलब? प्राची ने झट से सवाल किया। ये सुनकर मधु अपना फोन खोलकर प्राची को रिकॉर्डिंग सुनाने लगी। प्राची ने सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मधु से कहा, थैंक यू, ये रिकॉर्डिंग बहुत हेल्प कर सकती है, पर तुमने ये सब किया कैसे? मैं क्लास में थी, तभी आयशा के पास किसी का कॉल आया और वो बाहर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। आयशा को अभी भी यही लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, पर वो शायद भूल गई है कि मुझे मेरी प्राची से अब कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुना, तो मैंने झट से उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, और ये वही रिकॉर्डिंग है। मधु फोन ऑफ करते हुए बोली, मधु, एक बात तो साफ है कि आयशा कुछ ऐसा जानती है जो हम लोगों को नहीं बता रही है। मुझे लगता है कि फिर से मिस सलोनी की हेल्प लेना होगा। ये तो ठीक है, लेकिन इस बार आयशा मानेगी? मिस सलोनी को वो सच बताएगी? उसे पता लग गया है कि मिस सलोनी उसे दबा कर कुछ भी पता लगा सकती हैं, तो हो सकता है कि वो पहले से ही कोई चाल चल ले। इट्स ओवर, मधु ने पूरे कॉलेज के सामने निखिल को चिल्लाते हुए सुना। निखिल अब कॉलेज का पार्ट नहीं था, वो केवल अपने पापा के काम से यहाँ आता था, पर आज उसे मधु बीच रास्ते में मिल गई, तो कॉलेज में वो सबके सामने मधु का हाथ पकड़ने लगा, तो क्लास में ही सबके सामने मधु उस पर चिल्लाकर बोली, इट्स ओवर, चले जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, मैं तुम्हें और तुम्हारी शक्ल को देखना नहीं चाहती, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। मधु की आवाज सुनकर निखिल अपने घुटनों के बल बैठकर मधु के सामने गिड़गिड़ा कर बोलने लगा, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? मधु, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई लव यू। नहीं निखिल, ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है ना समझना है। इतना कहकर मधु वहाँ से चली गई। उसके जाते ही निखिल उठा और बनावटी आंसुओं के साथ रोकर बोला, मधु, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? पास खड़ी आयशा ये सब देख रही थी। वो किसी मौके में थी कि अब मधु निखिल को छोड़े और वो उसे अपना बना ले। वो निखिल के कंधों पर हाथ रखकर उसे सहारा देते हुए बोली, डोंट वरी निखिल, मैं हूँ ना, तुम क्यों टेंशन लेते हो? तुम भी कहाँ उस मधु के चक्कर पे पड़े हुए हो? अरे मेरी तरफ देखो, मैं तो एक बार में तुम्हें राजा बना के रखूंगी, एक बार मेरे हो जाओ। ये सुनकर निखिल ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और जाती हुई मधु की छाया को देखकर बोला, कभी वक्त मिला तो सोचूंगा जरूर, और फिर इतना बोलकर चला गया। कॉलेज से थोड़ी दूर जाके निखिल और मधु साथ में बैठकर कार से रूम पर जाने लगे। कार पर बैठते ही मधु एसी ऑन करते हुए बोली, थैंक यू निखिल। इसमें थैंक यू की बात क्या है? प्राची हमारे लिए इतना करती है तो हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। झूठ मूठ की लड़ाई तो दिखानी थी। अब हम प्राची को मुसीबत के समय में अकेला तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। उसने हम सबके साथ बहुत अच्छा किया और अब हमारी बारी है। ये सब तो ठीक है, पर क्या तुम्हें लगता है कि आयशा अपनी गलती एक्सेप्ट करेगी? वो तुम्हें कुछ भी सच बताएगी? मधु, तुम्हें याद है तुम्हारा वाला सच मैंने आयशा से कैसे उगलवाया था? मधु ने खोई खोई आवाज में कहा, फिर वैसे ही मैं दोबारा से आयशा से सच उगलवा लूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। दोनों बातें करते करते थोड़े टाइम बाद रूम पर पहुँचे और प्राची के पास जाकर बोले, प्राची हमारा काम हो गया। क्या?
हाँ प्राची, आयशा को क्या पूरी कॉलेज को लगने लगा है कि निखिल और मधु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अब इसी बात का फायदा उठाकर आयशा निखिल के करीब आएगी और जिस तरह से निखिल ने पहले आयशा से सच उगलवाया था ना, वो फिर से उगलवा लेगा। प्राची मधु के मुंह से ये सारी बातें सुनकर हैरान में पड़ गई कि ये वही मधु है जो कभी निखिल को किसी और के साथ बांट नहीं सकती थी और आज वो प्राची की मदद के लिए निखिल को बांटने तक तैयार हो गई थी। ये देखकर प्राची को बहुत अच्छा लगा और अब उसे यकीन भी होने लगा था कि निखिल और मधु भी पूरी कोशिश में थे कि प्राची कैसे भी कर ये केस जीत पाए। 1 बजे प्राची शोरूम के लिए निकल गई। वो शोरूम पहुंचकर सीधा चेयरमैन के केबिन में गई। चेयरमैन अपनी चेयर पर बैठकर काम कर रहे थे। अभी भी तबीयत सही ना होने की वजह से आज भी आरव उनकी जगह काम कर रहा था। प्राची ने जाकर उन्हें गुड आफ्टरनून विश किया और कहा, सर टेल मी योर वर्क। श्योर, मैं तुम्हें एज अ पर्सनल असिस्टेंट हायर करता हूँ, बट मैंने तो सेल्स गर्ल के लिए अप्लाई किया था। प्राची, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और मेरे पापा के लिए बेटी जैसी, तो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम यहाँ एज अ सेल्स गर्ल काम करो। ओके थैंक यू। इतना कहकर प्राची अपने काम में लग गई और आरव भी उसे काम समझाने में पूरी हेल्प करने लगा। प्राची धीरे धीरे सारा काम समझने लगी और अच्छे से बखूबी काम करने लगी। ये देखकर आरव भी काफी खुश रहने लगा कि प्राची ने इतनी जल्दी सारा काम सीख लिया और बखूबी काम निपटाने भी लगी। शोरूम में सब प्राची की तारीफ करते थे। प्राची का काम करने का स्टाइल इतना अच्छा था कि कोई भी खुद को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाता था। प्राची को भी यहाँ काम करके बहुत खुशी मिलती थी। उसे उसका पुराना दोस्त जो मिल गया था। एक दिन आरव के शोरूम में राणा दास आया। उस समय आरव अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी राणा दास अंदर आया। राणा दास को देखकर आरव अपनी चेयर से उठा और उनके सामने सर झुकाकर बोला, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल, आप यहाँ कैसे? अब राणा दास को देखकर प्राची क्या सोचती है, आगे क्या होता है?